हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने शिक्षा पोर्टल यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन बात करेंगे बहते हुए जल यानी कि नदी के जो कार्य हैं उनके बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था अंतर्जात बलों के बारे में, जिसमें अपने बलन के बारे में पढ़ा था, भ्रंशन के बारे में पढ़ा था। उसी तरह से ये बहिर्जात बलों के कुछ कार्य हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे। अंतर्जात बल में आपके वो थे दोनों, जिसमें बलन और भ्रंशन के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब ये बहिर्जात बल हैं। देखो, अंतर्जात बल तो क्या करते हैं, स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। जो भी जितनी भी उच्चावच हैं धरातल पे जो पाए जाते हैं, वो उच्चावच अंतर्जात बलों के द्वारा उनका निर्माण होता है। जब उनका निर्माण हो जाता है उसके बाद बहिर्जात बल अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। बहिर्जात बलों में अपन देखो बहते हुए जल या नदी के कार्य देखते हैं, पवन के कार्य देखते हैं, हिमानी के कार्य देखते हैं। उसके बाद समुद्री जल और भूमिगत जल के कुछ कार्य अपन देखते हैं। ये 5 एजेंट हैं जो इस क्रिया को अंजाम देते हैं बहिर्जात बलों के रूप में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे। पहले एक बार बहिर्जात बल देख लेते हैं। देखो, बल बल इसमें अपन 2 प्रकार के बल देखते हैं। अंतर्जात बल जो कि पृथ्वी के अंदर से कार्य करते हैं, और एक देखते हैं बहिर्जात बल। लास्ट क्लास में देखो मैंने इस अंतर्जात बल के बारे में बताया था कि किस तरह से ये अंतर्जात बल कार्य करते हैं और कौन से उच्चावचों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें जो रेडियोएक्टिव पदार्थों से उत्पन्न ऊर्जा होती है वो इसका प्रमुख कारण होती है अंतर्जात बलों का, जिसके द्वारा पर्वत निर्माणकारी घटनाएं होती हैं, महाद्वीप महासागरों से उत्पत्ति संबंधी घटनाएं होती हैं, उत्सम्मलन अपसम्मलन की घटनाएं होती हैं। ठीक है, उन्मज्जन निमज्जन की घटनाएं होती हैं। ये सारी घटनाएं होती हैं अंतर्जात बलों के कारण। उसके बाद है बहिर्जात बल। देखो, बहिर्जात बल में क्या है, इसमें उच्चावचों के निर्माण के बाद उच्चावचों के निर्माण के बाद उच्चावचों का निर्माण हो गया अंतर्जात बलों से। अब इनके निर्माण के बाद बहिर्जात बल उच्चावचों को समतल करने का कार्य करते हैं। समतल करने का कार्य करते हैं, और इस जो समतल करने की क्रिया है इसको समतल करने की क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। यानी कि इन उच्चावचों के निर्माण के बाद जो बहिर्जात बल हैं, बहिर्जात बलों के बारे में मैंने आपको बताया, 5 एजेंट काम करते हैं इसमें। और इन बलों के ये जो बल हैं पांचों,
ये उच्चावचों को समतल करने का कार्य करते हैं, और इस समतलीकरण की जो क्रिया कार्य करती है उसे अपन अनाच्छादन कहते हैं, उसे अपन अनाच्छादन कहते हैं। इसमें अनाच्छादन में 3 चीजें कार्य करती हैं। पहली, अनाच्छादन में 3 चीजें कार्य करती हैं। पहली तो है अपक्षय, दूसरी है अपर्दन, पहली है अपक्षय, दूसरी है अपर्दन, और तीसरी है सामूहिक अपक्षय। ठीक है, अनाच्छादन में 3 चीजें कार्य करती हैं। अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, और सामूहिक अपक्षय होता है। देखो, अपक्षय तो होता है तापमान के कारण, दाब के कारण। ठीक है, ये एक स्थैतिक प्रक्रिया है, या स्थानिक बोल सकते हैं, स्थानिक प्रक्रिया है। और जो अपर्दन है ये गतिज प्रक्रिया है। देखो, अपक्षय क्या होता है? जब चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटकर बिखर जाना, चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूट के बिखर जाना क्या कहलाता है? अपक्षय। ये स्थानिक प्रक्रिया है, यानी कि फिक्स स्थान पे ही होती है। यहाँ जैसे इस जगह पे चट्टानें टूटी और यहीं बिखर गई, तो ये हो गया अपक्षय, स्थानिक हो गया ये। लेकिन अपर्दन जो है, जब चट्टानें टूट के अपने स्थान पर बिखर गई, हो गया अपक्षय। अपक्षय के बाद किसी कारक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका परिवहन या अपवहन किया जाता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाया जाता है, वो कहलाता है अपर्दन। दोनों चीजें देखो ध्यान रखनी है, एक बार फिर बता रहा हूं। चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूटकर बिखर जाना, अपने स्थान पर ही चट्टानों का टूटकर बिखर जाना कहलाता है अपक्षय। लेकिन अपर्दन क्या है? चट्टानों का अपने स्थान पर टूटकर बिखर जाने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब इसका परिवहन किया जाता है, वो कहलाता है अपर्दन। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ आई होंगी। और सामूहिक अपक्षय की यदि बात करें, इसमें आपने देखा होगा जो लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं, भूस्खलन वगैरह होते हैं, वो आते हैं इसमें, और इसमें कार्य करता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, एक बार अपक्षय अपर्दन को मैं बता देता हूं आपके लिए। देखो, अपक्षय ये अनाच्छादन के 3 कारक हैं। पहला, ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं ऊपर अनाच्छादन। ठीक है, पहला है अपक्षय। अपक्षय में देखते हैं, चट्टानों का अपने ही स्थान पर, चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाना, टूटकर बिखर जाना क्या कहलाता है? अपक्षय। ठीक है, इसमें ये स्थानिक क्रिया है, ये स्थानिक क्रिया है। इसमें ताप, दाब, ठीक है, जल गति क्रिया, ताप, दाब, जल गति क्रिया आदि कारक कार्य करते हैं, आदि कारक कार्य करते हैं। ठीक है, यह है आपका अपक्षय।
और दूसरा है अपर्दन। जब चट्टानें अपने स्थान पर ही टूटकर बिखर जाती हैं, तो इसके अपर्दित पदार्थ को, इसके अवशिष्ट पदार्थ को, ऐसे लिखो, अवशिष्ट पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया जब चट्टानें एक अपने स्थान पर ही टूटकर बिखर जाती हैं तो उस एक स्थान से जो बिखरा हुआ पदार्थ है, अवशिष्ट है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? अपर्दन कहलाती है। इसमें देखो, इसमें बहता जल, दूसरा है पवने, या हाँ पवने लिख लो, पवने, बहता जल, पवने, हिमानी, बहता जल, पवने, हिमानी, भूमिगत जल, और समुद्री जल। ये 5 एजेंट हैं अपर्दन के। बहता हुआ जल, जिसको अपन नदी बोल सकते हैं, पवने हैं, हिमानियाँ हैं, भूमिगत जल है और समुद्री जल है। ये 5 एजेंट हैं, ये कार्य करते हैं। ठीक है। उसके बाद है तीसरा, बताया था मैंने, सामूहिक अपक्षय। सामूहिक अपक्षय, देखो सामूहिक अपक्षय में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अपक्षय कैसे कैसे होता है तो एक बार देख लेते हैं। अपक्षय के कारक, तो देखो अपक्षय 3 प्रकार से होता है। इसके 3 कारक हैं, भौतिक कारक, रासायनिक कारक और जीव जंतु संबंधी कारक। ठीक है, 3 तरीके से होता है, भौतिक या यांत्रिक कारकों से, ठीक है, दूसरा होता है रासायनिक कारकों से और तीसरा होता है जीव जंतुओं से। तो 3 कारक हैं, देखो पहला है भौतिक या यांत्रिक कारक, दूसरा है रासायनिक कारक और तीसरा है जीव जंतु। इसमें पेड़ पौधे भी आते हैं। तो देखो भौतिक और यांत्रिक कारक में कौन कौन आते हैं जिनके कारण अपक्षय होता है। इसमें पहला है तापमान द्वारा
अपक्षय, ठीक है। दूसरा है पवन द्वारा अपक्षय, जिसे अपन घर्षण भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक होता है अपसल्कन, ठीक है, या अपपत्रण भी कह सकते हैं, अपसल्कन या अपपत्रण भी कह सकते हैं। एक होता है जलगति क्रिया द्वारा, ठीक है। ये होते हैं भौतिक या यांत्रिक कारक। एक होता है तुषार चीरण और होता है तुषार चीरण। इसके अलावा रासायनिक की अगर बात करें तो इसमें होता है, देखो, ऑक्सीकरण, एक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ठीक है। एक कार्बोनीकरण, एक डीसिलिकेशन की क्रिया होती है, एक ऑक्सीकरण हो गया, कार्बोनीकरण हो गया, डीसिलिकेशन की एक क्रिया होती है। और जीव जंतुओं की यदि बात करें तो एक तो होता है इसमें कीड़े मकोड़े, ठीक है। एक होता है पेड़ पौधे और एक होता है मानव द्वारा। इस प्रकार से ये तीन कारक कार्य करते हैं। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय है, एक इसका कारक है। एक रासायनिक कारक है जो रासायनिक क्रिया द्वारा इसका अपक्षय होता है। और एक है जीव जंतुओं द्वारा इसका जो अपक्षय होता है, ठीक है। एक होता है घोलन या विलयन भी होता है, ठीक है। इसमें घोलन या विलयन, देखो ये क्या होती हैं ये चीजें, एक बार आपको यहीं पे मैं समझा देता हूं एक एक चीज को। जैसे तापमान द्वारा अपक्षय, देखो सतह पर तापमान पड़ रहा है, यानी कि सूर्य तप आ रहा है, तो तापमान से सतह गर्म हो रही है, ठीक है। उस गर्म होने के बाद शाम को वो जब सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा या तापमान नहीं आएगा तो वो ठंडी भी होगी, तो गर्म हो रही है तो फैल रही है, ठंडी होगी तो वो सिकुड़ेगी। गर्म हो रही है यानी सूर्य का प्रकाश या तापमान प्राप्त हो रहा है तो वो तापमान प्राप्त करेगी, कोई भी चीज़ वो फैलती है तो वो फैलेगी, और जब शाम को वो चीज़ ठंडी होगी तो वो सिकुड़ेगी। इस फैलने और सिकुड़ने की क्रिया में चट्टानों का अपर्दन होता है या अपक्षय होता है, तो वो होता है तापमान द्वारा अपक्षय। एक है पवन द्वारा अपक्षय या घर्षण द्वारा अपक्षय। ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलता है। चट्टानों से जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवनें चलती हैं, तीव्र पवनें चलती हैं, वो चट्टानों को घर्षण करते हुए उनका अपर्दन या अपक्षय करती हैं, वो होता है पवन द्वारा अपक्षय या घर्षण। एक होता है अपसल्कन या अपपत्रण। देखो अपसल्कन या अपपत्रण में क्या होता है, एक चट्टान है कोई, वो तापमान के कारण एक ऊपर परत हट गई, उसके बाद दूसरी परत हट गई, यानी ये प्याज के छिलके के समान इसकी परतें हटती जाती हैं या इनका अपर्दन होता जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है प्याज के छिलके के समान किस प्रकार, जो प्याज के छिलके के समान चट्टानों का अलग होना या हटना किस प्रकार का अपर्दन कहलाता है, तो वो अपसल्कन या अपपत्रण कहलाता है, ठीक है। ये होता है यानी कि एक चट्टान पहले उसका अपर्दन हो गया, उसके बाद
उसकी जो अंदर की परत है उसका अपर्दन हो गया, फिर उसके बाद अगली परत का, ऐसे प्याज के छिलके की समान परतें अलग होती जाती हैं, वो कहलाता है अपसल्कन या अपपत्रण। ठीक है। जल गति क्रिया, जब जल बह रहा है किसी सतह पर तो जल बहने से उसमें उसकी गति काम कर रही है, तो वो अपने साथ अपर्दित पदार्थ, अपर्दित जो क्षेत्र है या सतह है उसको अपर्दन करता है, उसका कटाव करता है, वो कहलाती है जल गति क्रिया। एक है तुषार चीरण। तुषार चीरण से मतलब है ये हिमानी या कह सकते हैं अपन जो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं या हिमानी जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये होता है तुषार चीरण। जैसे हिमानी वाले क्षेत्रों में चट्टानें हैं, चट्टानों में दरार पड़ी हुई है, उनमें जल अंदर गया दरारों में और वहाँ पे ये जम गया। ठीक है। जमेगा तो थोड़ा इसका आयतन बढ़ता है या फैलता है, जमने के बाद जब ये फैला तो चट्टानों में दरार और बढ़ी, फिर ये उसके बाद और पानी आया इसमें, फिर और बढ़ा, ऐसे इसके कारण जो चट्टानें टूटती हैं वो कहलाता है तुषार चीरण। एक और होता है इसमें दाब। दाब के कारण भी चट्टानों का अपर्दन होता है। देखो दाब से कैसे होता है अपर्दन, जैसे एक चट्टान, ये कायांतरित चट्टान हो या अपसादी चट्टान हो, परतों के रूप में जमा है, तो ऊपर की परत है उसका अपर्दन हो गया, तो यानी कि नीचे वाली परत से ऊपर वाली परत का अपर्दन हो गया, वो हट गई तो उसका दाब हट गया, उसके कारण फिर अगली परत का अपर्दन होगा। ऐसे धीरे धीरे अपर्दन होता जाएगा, यानी कि दाब हटने के कारण अपर्दन हो रहा है। तो ये थे आपके भौतिक या यांत्रिक कारक, कैसे कैसे अपर्दन हो रहा है मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है डिटेल से। बाकी आपको जो मैं नोट्स दूंगा उस नोट्सों में आपको इनकी परिभाषा या इनके बारे में जानकारी लिखी हुई मिल जाएगी। अगला है रासायनिक अपर्दन क्या होता है या अपक्षय क्या होता है। ऑक्सीकरण देखो ये रासायनिक क्रिया द्वारा जो अपक्षय अपर्दन होते हैं वो कहलाते हैं रासायनिक अपक्षय अपर्दन। ऑक्सीकरण की क्रिया क्या है, जब जल में ऑक्सीजन मिलती है, जल में ऑक्सीजन मिलती है तो उसके द्वारा जो अपर्दन होता है चट्टानों का, और ऐसी चट्टानें होती हैं जिनमें कि लोह अंश की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कुछ चट्टानें होती हैं तो उसमें जैसे लोहे से ऑक्सीजन का जब क्रिया होती है तो उसमें जंग लग जाती है, यानी कि उसका अपर्दन हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यानी कि जल के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो मिलकर वो क्रिया करती है और चट्टानों को उससे अलग करती है रासायनिक क्रिया द्वारा। ऐसे ही कार्बोनीकरण है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन के जो कण हैं वो मिल जाते हैं किससे, जल से, और अपने जो अपने रासायनिक क्रिया करते हैं ये जल में मिलकर कार्बन के कण, उसके द्वारा जो अपर्दन होता है वो कहलाता है कार्बोनीकरण। डीसिलिकेशन है ये सिलिका का जो अपर्दन होता है, जैसे सिलिका जब जल में मिलती है, जल में मिलने के बाद जब घुलकर सिलिका चट्टान से या किसी उससे अपने जगह से अलग हो जाती है वो कहलाता है डीसिलिकेशन। घोलन की क्रिया है, यानी कि जल बह रहा है या किसी क्षेत्र में जल है तो कुछ ऐसी चट्टानें हैं जैसे चूना एक चट्टान है, उनमें चूना को घोलकर अपने साथ ले जाए या उसको अपने जो मूल स्थान है उससे अलग कर दे तो वो कहलाता है घोलन या विलयन। उसके बाद बात करते हैं चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ऑक्सीकरण क्या है, कार्बोनीकरण क्या है, डीसिलिकेशन क्या है, घोलन या विलयन क्या है। उसके बाद यदि बात करें सॉरी, जीव जंतुओं द्वारा कैसे होता है अपक्षय, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े जमीन पर रेंगते हैं या उसी जमीन में ही अपना निवास बना के रहते हैं, या जैसे आपने देखा होगा बिल बना के रहते हैं जिसको कह सकते हैं, तो वो उसको खोद देते हैं, खोदने के बाद जो चट्टानें हैं या परत है वो अलग हो जाती है, वो होता है कीड़े मकोड़ों के द्वारा। और पेड़ पौधों की यदि बात करें, जब पेड़ पौधे ज़मीन पर उग रहे हैं, उगने के बाद जब वो जैसे कोई पेड़ है एक स्थान पर उगा हुआ है, उस पर उगने के बाद जब उसकी जड़ें बढ़ती हैं या वो उसकी मोटाई बढ़ती है तो वो मिट्टी को अलग कर देती है या उसका अपर्दन कर देती हैं जड़ें। हालांकि पेड़ पौधे मूल कारक नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है पेड़ अपर्दन करते हों, लेकिन कुछ स्थितियों में ये करते हैं। मानव द्वारा यदि बात करें, जैसे खनन क्रिया है, ठीक है, खनन क्रिया जितनी हो रही है वो अपर्दन का ही एक कारक है। तो ये अपक्षय के कारक हैं जो हमने बात की, भौतिक या यांत्रिक कारक, रासायनिक कारक और जीव जंतुओं से होने वाला अपक्षय। आगे बात करते हैं, 2-3 पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं।
पहला है विषुवतीय, विषुवतीय या आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय कार्य करता है, रासायनिक अपक्षय कार्य करता है। ठीक है। अगला है उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में, उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में भौतिक अपक्षय कार्य करता है। भौतिक अपक्षय कार्य करता है। उसके बाद है शीत क्षेत्रों में, शीत क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्रों में शीत या ध्रुवीय क्षेत्रों में ये क्रियाएं नहीं होती या कोई कार्य नहीं, और यदि बात करें अपन मानसूनी क्षेत्रों की, मानसूनी क्षेत्रों में भौतिक व रासायनिक दोनों अपक्षय कार्य करते हैं। भौतिक व रासायनिक दोनों कार्य करते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये। क्वेश्चन आता है सीधा विषुवतीय या आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार का अपक्षय कार्य करता है, रासायनिक करता है, भौतिक करता है या जीव जंतु वाला करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उपोष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में, शीत या ध्रुवीय क्षेत्रों में, मानसूनी क्षेत्रों में कौन कौन से अपक्षय कार्य करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बहते हुए जल के कार्य। बहते हुए जल के कार्य, ठीक है, या नदी के कार्य। देखो, जल बहकर सतह पर जल बहता है या नदियां बहती हैं तो वो देखो नदी की तीन अवस्था होती हैं, युवावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था या इसको प्रौढ़ावस्था भी कह सकते हैं, और उसके बाद आती है तीसरी। देखो नदी की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं। पहली तरुणावस्था या इसको अपन कह सकते हैं युवावस्था। ठीक है, एक होती है इसकी प्रौढ़ावस्था और एक होती है इसकी वृद्धावस्था। ठीक है, इन अवस्थाओं के हिसाब से नदी अपर्दन करती है, अपना निक्षेपण करती है और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। ठीक है, यदि बात करें तो नदी अपर्दन
नदी का अपरदन उसके वेग पर निर्भर करता है, उसके वेग पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है नदी का अपरदन? उसके वेग पर, यानी कि बहाव की जो गति है उस पर नदी का अपरदन निर्भर करता है। जैसे कि नदी के वेग को नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए, नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो, यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो अपरदन क्रिया चार गुनी, तो इसकी अपरदन क्रिया पे क्या फर्क पड़ेगा? ये हो जाएगी चार गुनी। और परिवहन जो क्रिया है वो हो जाएगी 64 गुनी। ठीक है, यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए, जिस वेग से नदी बह रही है उसको दोगुना कर दिया जाए तो उसमें क्या अंतर होगा उसके अपरदन और परिवहन में? अपरदन की जो क्रिया है वो चार गुना बढ़ जाएगी, और परिवहन जो क्रिया है यानी कि जो उसका अवशिष्ट पदार्थ है या उसके जो अपरदन किया हुआ जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको ले जाने की क्रिया क्या कितनी हो जाएगी? 64 गुनी हो जाएगी। इसको अपन गिलवर्ट की छठी शक्ति का नियम कहते हैं। गिलवर्ट की छठी शक्ति का नियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी अपरदन शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसकी परिवहन शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अपरदन शक्ति या अपरदन क्रिया जो है वो चार गुनी हो जाएगी और परिवहन क्रिया जो है वो हो जाएगी 64 गुनी। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। नदी अपना अपरदन आधार तल तक ही कर सकती है, आधार तल तक ही कर सकती है। और नदी का आधार तल क्या होता है? नदी का आधार तल समुद्र तल होता है। ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यदि बात करते हैं तो जब नदी अपना अपरदन करती है तो कौन कौन सी क्रियाएं करती है? नदी अपरदन के समय तीन प्रकार की क्रियाएं करती है। एक तो अपरदन करती है, एक परिवहन करती है और एक निक्षेपण करती है। ठीक है, नदी अपरदन के समय तीन क्रियाएं करती है। पहली अपरदन, दूसरी परिवहन और तीसरी है निक्षेपण।
नदी 3 क्रियाएं करती है। अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। ठीक है, अपर्दन भी 2 प्रकार से करती है नदी, रासायनिक अपर्दन और भौतिक अपर्दन। भौतिक अपर्दन में देखो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, एक ही साथ यहां पे लिख देता हूं मैं। एक तो होता है घर्षण, ठीक है, एक होता है सन्य घर्षण, एक होता है जलगति क्रिया, ठीक है। ये तो तीनों हैं भौतिक क्रिया, भौतिक या यांत्रिक, या यांत्रिक। एक होता है, चौथा है संक्षारण, संक्षारण या घोलन। ये क्रिया है रासायनिक। यानी कि अपर्दन में ये 4 क्रियाएं होती हैं नदी द्वारा, घर्षण, सन्य घर्षण, जलगति क्रिया और संक्षारण या घोलन। परिवहन में यदि बात करें तो परिवहन में एक तो होता है कर्षण, एक होता है उत्परिवर्तन, एक होता है उच्छालन, उच्छालन या तैरकर, ठीक है। और निक्षेपण में होता है निक्षेपों का जमाव। अब देखो इनका एक बार बता देता हूं। घर्षण, घर्षण क्या होता है? जब नदी अपने साथ पर्वतीय क्षेत्रों से मोटे मोटे कंकड़ पत्थर बहाकर लाती है, जब उनको अपने साथ बहाती है तो बहाते हुए वो सतह से घर्षण करते हुए चलते हैं। मोटे मोटे पत्थर हैं, पानी में बह रहे हैं और बहते हुए सतह पर घर्षण करके चल रहे हैं। उसके द्वारा, घर्षण के द्वारा जो सतह का कटाव हो रहा है उसमें काम करता है आपका घर्षण, ठीक है। उसके बाद सन्य घर्षण की यदि बात करें, जब ये मोटे मोटे कंकड़ पत्थर आपस में घर्षण करते हैं, जब ये मोटे कंकड़ पत्थर आपस में घर्षण करते हैं वो कहलाता है सन्य घर्षण। और आपस में घर्षण करते हुए ये छोटे होते जाते हैं, यानी कि इनका अपर्दन होता जाता है। घर्षण हो गया, सन्य घर्षण हो गया। जलगति क्रिया, जल के दबाव के कारण जब सतह का अपर्दन होता है वो आती है जलगति क्रिया में, ठीक है। नदी अपर्दन में 3 चीजें आ गई आपकी, घर्षण, सन्य घर्षण और जलगति क्रिया। चौथा है संक्षारण या घोलन। जब नदी बह रही है और कुछ जैसे घोलन युक्त पदार्थ हैं चट्टानों में, वो घुलकर जल के साथ बहकर चले जाते हैं, वो कहलाता है घोलन या संक्षारण। आगे बात करते हैं परिवहन की, यानी कि जो अपर्दन किया है, जो छोटे मोटे कंकड़ इसके साथ हैं, वो कैसे बहकर आगे जाते हैं, वो 3 प्रकार से अपन देखते हैं। एक है कर्षण। देखो कर्षण में क्या है कि ऐसे बड़े बड़े मोटे पत्थर हैं, वो उनको नदी उठाकर आगे नहीं ले जा सकती, तो वो घर्षण करते हुए यानी खिंचकर या सतह से घर्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो कहलाता है कर्षण। यानी कि मोटे मोटे पत्थरों द्वारा जो घर्षण होता है उसको अपन कर्षण कहते हैं। एक होता है उत्परिवर्तन। देखो ये मोटे हैं, मोटे मोटे, ये मध्यम और ये छोटे आकार हैं, ये मोटे मोटे आकार के, मध्यम आकार के और छोटे आकार के। अब जो मध्यम आकार के हैं वो उनमें इतना मतलब वजन है कि कभी तो वो ऊपर आ जाते हैं, यानी कि तैर कर बहने लगते हैं, और कभी सतह पर घर्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उछल उछल कर आगे बढ़ते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि वो उछल उछल कर आगे बढ़ते हैं, वो हो गया उत्परिवर्तन। एक है उच्छालन या तैरकर, वो ज्यादा छोटे होते हैं, उनको नदी ऊपर उठाकर आगे ले जाने का कार्य करती है। कर्षण हो गया,
मोटे मोटे कणों के द्वारा जो कटाव होता है वो कर्षण है, जो कि सतह से घर्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन है यानी मध्यम आकार के पत्थर या चट्टानों के टुकड़े हैं, वो कभी ऊपर कभी नीचे यानी कि उछल उछल कर आगे बढ़ते हैं। उच्छालन या तैर कर की बात करते हैं तो छोटे होते हैं, उनको नदी जल ऊपर उठाकर आगे ले जाता है, यानी कि तैर कर आगे बढ़ते हैं। और इन निक्षेपों को आगे जाकर जमा किया जाता है। तो ये 3 क्रियाएं की जाती हैं नदी द्वारा। अब बात करते हैं नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की। कौन सी स्थलाकृतियां हैं? नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। देखो, नदी द्वारा 2 प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदी द्वारा 2 प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। एक तो है आपकी अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, अपरदनात्मक स्थलाकृतियां, और एक है आपकी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। अब देखो, अपर्दन में कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं? तो एक है पहला नदी घाटियां। नदी घाटियां, इसमें अपन आई आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, ठीक है। एक है वी आकार की घाटी, और एक है यू आकार की घाटी। तीन प्रकार की घाटी का निर्माण करती है नदी। आई आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। दूसरा है नदी अपहरण या वेमेल घाटी। नदी अपहरण या बेमेल घाटी, ये की भी एक स्थलाकृति का प्रकार है। अगला है जलप्रपात या क्षिप्रिका। जलप्रपात या क्षिप्रिका है, ठीक है। तीसरी, चौथी है पॉट होल्स, इसको बोल सकते हैं पॉट होल्स, ठीक है। इसके बाद पांचवी है नदी विसर्प, नदी विसर्प। छठी है नदी वेदिका। इस नदी विसर्प को मियांडर भी कहते हैं, ठीक है, मियांडर भी इसको कहते हैं। अगली है नदी वेदिका। अगली है संरचनात्मक सोपान, और अगला है आठवां संप्राय मैदान। ये हैं, इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है अपरदनात्मक नदी के अपरदन क्रिया द्वारा। अगला है निक्षेपात्मक। इसमें पहली है जलोढ़ शंकु
दूसरा है जलोढ़ पंक, तीसरा है जलोढ़ मैदान, अगला है गोखुर झील, और पांचवा है डेल्टा। ठीक है, देखो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वो होता है नदी के कटाव द्वारा या अपर्दन द्वारा, और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है वो होता है जो अपर्दन करके पदार्थ या अवशिष्ट ले जाती है उसका जमाव जब नदी करती है उसके द्वारा। तो इस प्रकार है ये इस प्रकार होता है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण। ठीक है, एक प्राकृतिक तटबंध और होता है, यहीं पे लिख दो छठवां, प्राकृतिक तटबंध। ठीक है, अब इनका एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। पहले बात करते हैं अपर्दनात्मक की। देखो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों में पहला है नदी घाटियां। देखो ये नदी की युवावस्था या प्रौढ़ावस्था की स्थलाकृति है और ये पर्वतीय क्षेत्रों में ही बनती है। जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है उस समय इन घाटियों का निर्माण होता है। तो पहले देखो नदी घाटी इस तरह से होती है, इस तरह से एक नदी घाटी होती है जो देखने में आई आकार की हमें दिख रही है, इसलिए इसको अपन आई आकार की घाटी कहते हैं। उसके बाद नदी जब इसको गहरा करना प्रारंभ करती है तो इसके बाद देखो इस प्रकार आई आकार की घाटी बनती है। देखो ये तो है आई आकार की घाटी, ये है आपकी वी आकार की घाटी। इसमें देखो इसके जो किनारे हैं उत्तल हैं या तीव्र हैं, ठीक है, और आकृति देखने में लग रही है आपको वी आकार की। इसके बाद जब नदी क्षैतिज अपर्दन प्रारंभ कर देती है, देखो इसमें तो नदी अपना ऊर्ध्वाधर अपर्दन कर रही है, और इसके बाद जब नदी क्षैतिज अपर्दन प्रारंभ कर देती है तो इस प्रकार से अपनी घाटी को बना लेती है, और ये होती है यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी, और यू आकार की घाटी ज्यादातर हिमानी क्षेत्रों में बनती हैं और इनका निर्माण हिम नदियों द्वारा होता है। तो ये है आपकी नदी घाटियां। इसके बाद आता है आपका दूसरा है नदी अपर्दन या वेमेल घाटी। देखो ये भी पर्वतीय क्षेत्रों की स्थलाकृति है। जब कोई छोटी नदी, उसमें कम जल का आयतन कम है, उसका बहाव भी कम है, उसका क्षेत्र भी कम है, जब वो किसी बड़ी नदी यानी कि अधिक जल वाली नदी या अधिक बहाव क्षेत्र वाली नदी में मिल जाती है, जैसे देखो ये प्रमुख नदी है, ये है आपकी प्रमुख नदी। और जब इसमें कोई छोटी नदी जो कम बहाव वाली नदी है
जो कभी ऐसे बहती थी, मान के चलो ये कोई नदी है और ये यहीं से इसमें मिल जाती है, यानी कि छोटी नदी है, कम बहाव क्षेत्र है और जल की गति भी इसमें कम पाई जाती है। ये बड़ी नदी है, इसका अधिक बहाव क्षेत्र है, जल भी कम ज़्यादा है। तो ये नदी जब इसमें आके मिल जाती है तो ये कहलाता है नदी अपहरण। और जब इसके बाद जो इसका बाकी क्षेत्र बच जाता है नदी का, ये क्षेत्र यानी आगे का क्षेत्र खाली रह गया, तो इसको अपन कहते हैं बेमेल घाटी। ठीक है, ये हो गई आपकी बेमेल घाटी। इसके बाद है आपकी तीसरी यानी अगली, यहीं पर बना देता हूं, जलप्रपात या क्षिप्रिका। जब देखो, जब जल पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे ऐसे, ठीक है, ये जल आ रहा है यानी कि नदी बह रही है और पर्वतीय क्षेत्रों से इस प्रकार नीचे गिर रहा है, तो ये कहलाता है आपका जलप्रपात या झरना। और यहां से जब इसका बहाव क्षेत्र परिवर्तित होता है तो इसको अपन कहते हैं निक पॉइंट। निक पॉइंट, और ये है आपका जलप्रपात। और यहाँ पे जब एक खड्डे का निर्माण होता है, देखो बार बार जल गिर रहा है नीचे, एक खड्डे का निर्माण होगा, इसको अपन कह देते हैं अवनमन कुंड। अवनमन कुंड। और जब झरने का या जलप्रपात का छोटा रूप कहलाता है क्षिप्रिका। जलप्रपात का छोटा रूप कहलाता है क्षिप्रिका। ठीक है, जलप्रपात हो गया, क्षिप्रिका इसका छोटा रूप है, और इसके नीचे जो गड्ढे का निर्माण होता है वो कहलाता है आपका अवनमन कुंड। इसके बाद चौथा है नदी वेदिका। चौथा है, देखो कौन सा है, पोर्ट होल्स। ये अवनमन कुंड नहीं है, ठीक है। अगला है नदी वेदिका या पोर्ट होल्स। देखो नदी वेदिका क्या होती है, जब नदी अपने बहाव क्षेत्र में बह रही है और उसके आसपास के किनारे हैं और उनके मध्य से होकर बह रही है, तो वो कहलाती है नदी वेदिका। यानी कि नदी का बहाव क्षेत्र है या नदी की जो बहने का क्षेत्र है वो कहलाती है नदी वेदिका। नदी का बहाव क्षेत्र या नदी की वेदी, ठीक है, या जिस क्षेत्र में नदी बह रही है, नदी का बहाव क्षेत्र है, वो कहलाती है नदी वेदिका। अगला है जल गर्तिका या पोर्ट होल्स। देखो इसमें क्या होता है, जब नदी बहते हुए अपने बहाव क्षेत्र में छोटे छोटे जो गड्ढों का निर्माण करती है और उसमें घूमते हुए जल अंदर जाता है, एक तरह से भंवर टाइप होते हैं, बहाव क्षेत्र
बहाव क्षेत्र में छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण, इनमें जल भंवर के रूप में अंदर जाता है। भंवर के रूप में अंदर जाता है। ठीक है। उसके बाद है नदी विसर्प या मियांडर। एक सेकंड। देखो नदी विसर्प, ये नदी की वृद्धावस्था की स्थलाकृति है। इसमें क्या होता है, नदी का बहाव कम हो जाता है, यानी कि नदी में जल की मात्रा भी कम होती है, इसकी गति भी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ढलान कम हो जाता है, मैदानी क्षेत्रों में पहुंच जाती है। इस प्रकार से नदी बहने लगती है और इसी को अपन कहते हैं मियांडर या नदी विसर्प। जब इसमें अवशिष्टों की मात्रा भी अधिक हो जाती है, ठीक है, इसकी जल का बहाव भी यानी गति भी कम हो जाती है जल की, और ये मैदानी क्षेत्रों में पहुंच जाती है, नदी का ढाल भी कम हो जाता है, इसलिए ये घूमती हुई सर्पिलाकार आकार में बहने लगती है। ठीक है, ये है आपका नदी विसर्प। और जब देखो यही नदी विसर्प, चलो आगे बता देता हूं। सातवां है संरचनात्मक सोपान। देखो इसमें क्या होता है, नदी इस तरीके से अपनी घाटी का निर्माण करती है। इसमें क्या होता है, देखो कहीं पे कठोर चट्टानें हैं और कहीं पे मुलायम चट्टान हैं, जिनमें कठोर चट्टानों का तो अपर्दन नहीं हो पाया है और मुलायम चट्टानों का अपर्दन हो गया है। देखो ये हैं आपकी मुलायम चट्टानें और नीचे हैं आपकी कठोर चट्टानें। इस प्रकार से नदी एक संरचनात्मक सोपान में अपनी घाटी का निर्माण करती है और इसके बीच में नदी बहने लगती है। तो ये एक तरह से देखने में सीढ़ियों नुमा आपको दिखाई देते हैं, इसलिए इनको कहते हैं संरचनात्मक सोपान। इसके बाद है आपका आठवां समप्राय मैदान या पेनी प्लेन। देखो नदी जो अपर्दन चक्र है, ये सबसे प्रमुख अपर्दन चक्र है। इसके बारे में डेविस महोदय ने भी बताया है और इसको सामान्य अपर्दन चक्र भी अपन कहते हैं नदी अपर्दन चक्र को। और संप्राय मैदान या पेनी प्लेन जो शब्द है, ये भी डेविस महोदय ने ही दिया है। जब पूरा अपर्दन चक्र समाप्त होता है, यानी जो उच्चावच का अपर्दन नदी कर रही थी, उसका जब पूरा अपर्दन समाप्त हो जाता है, एक मैदान के रूप में प्राप्त होती है जो आपकी स्थल भाग है, उसको अपन कहते हैं संप्राय मैदान या पेनी प्लेन। ये है, इन्होंने डेविस महोदय ने इस शब्द का उपयोग किया था इसके लिए, संप्राय मैदान के लिए। और जब इसके बाद छोटी छोटी, देखो जैसे ये आपका मैदान है, इसमें कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां जो अपर्दन से बच गई हैं, इनको कहते हैं अपन मोनोड नॉक। मोनोड नॉक, अपर्दन के बाद जो मैदान प्राप्त होता है उसे कहते हैं
संप्राय मैदान या मोनोडनॉक। तो ये थी आपकी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। इसके बाद हैं आपकी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। दूसरी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। देखो उनका निर्माण तो हो रहा था अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का अपर्दन की क्रिया द्वारा, यानी कटाव से उनका निर्माण हो रहा था। लेकिन इनका निर्माण जब कटाव के बाद कुछ अवशिष्ट पदार्थ नदी साथ बहा कर ले जाती है तो उसके द्वारा निर्माण होता है और उसको आगे जाके जमा कर देती है। उसके बाद निर्माण होता है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का। इसमें भी पहला है जलोढ़ शंकु। देखो जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतरती है, मैदानी क्षेत्रों में आती है, तो अपने साथ जो कंकड़ पत्थर बहाकर लाती है उसको पर्वत पदीय क्षेत्रों में जमा कर देती है और वो इस प्रकार की स्थलाकृति बनती है जो एक शंकु के रूप में हमको दिखाई देती है। इसलिए इसको कहते हैं जलोढ़ शंकु। पर्वत पदीय क्षेत्रों में नदी द्वारा किया गया जमाव क्या कहलाता है? जलोढ़ शंकु, जिसको अपन भावर भी कह सकते हैं, भावर स्थलाकृति। ठीक है। दूसरा है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख। देखो जलोढ़ पंख में क्या होता है, जलोढ़ शंकु के बाद एक दलदलीय क्षेत्र का निर्माण होता है। देखो जलोढ़ शंकु में तो नदी बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसके बाद जब नदी दिखाई देती है तो एक दलदलीय क्षेत्र का निर्माण होता है, उसे अपन कहते हैं जलोढ़ पंख। इसको अपन लिख सकते हैं एक दलदली क्षेत्र, और ये होता है तराई स्थलाकृति। यह है तराई स्थलाकृति। इसके बाद तीसरा आता है जलोढ़ मैदान। देखो जब नदी मैदानी क्षेत्रों में आती है तो अपने साथ लाए गए तलछट या अवशिष्ट जो होता है उसको मैदानी क्षेत्रों में जमा कर देती है, तब निर्माण होता है जलोढ़ मैदानों का। और इसके बारे में जलोढ़ मैदानों में दो चीजें देखने को मिलती हैं। बांगर और खादर। बांगर और खादर। ये बांगर तो होती है पुरानी जलोढ़ और खादर होती है नई जलोढ़। पुरानी नई से मतलब यह है, देखो जब नदी हर साल अपने आसपास के क्षेत्रों में नई मिट्टी या नई परत का जमाव करती है वो तो कहलाता है खादर। और बांगर जो होता है वो पुरानी मिट्टी है, यहाँ जहाँ पर अब नदी अपना निक्षेपण नहीं करती है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जमा नहीं करती है, वो कहलाती है बांगर। और ये एक क्रम भी है, आपको ध्यान रखना है उत्तर से दक्षिण के लिए, यानी कि भारत में उत्तर से दक्षिण भावर, तराई, बांगर और खादर, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्रम है एक, बांगर, सॉरी बांगर नहीं, आपका भावर, तराई, बांगर और खादर। ये शब्दावली ज़्यादातर एग्जामों में आपसे पूछी जाती हैं और इनके क्रम भी कई बार पूछे गए हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जलोढ़ मैदान के बाद आता है आपका चौथा प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध।
देखो नदी जब अपनी घाटी में, देखो इस प्रकार नदी बह रही है, नदी इस प्रकार बह रही है, तो देखो ये जो किनारा है यहां पर, ये अपर्दित किनारा है, यहां से अपर्दन करती है, और इस किनारे पर जमाव करती है, ये है निक्षेपित किनारा। और निक्षेपण के बाद जब नदी अपने आसपास नई मिट्टी जमा करती है अपने तटों पर, अपने तटों पर, अपने तटों पर निक्षेपों का जमाव, निक्षेपों का जमाव जब नदी करती है तो वो कहलाता है प्राकृतिक तटबंध। इसके बाद अगला आता है पांचवा, गोखुर झील। गोखुर, या इसको अपन छाड़न झील भी कहते हैं। देखो इसका निर्माण कैसे होता है, नदी इस प्रकार से सर्पिलाकार बह रही है, इस प्रकार बहते बहते जब नदी इस प्रकार बहने लग जाए, यानी कि अपना जो इसने सर्पिलाकार एक वो रूप है वो छोड़ दिया और सीधी बहने लग गई, इस प्रकार सीधी बहने लग गई, तो ये प्रत्यक्त जो क्षेत्र है इसको अपन कहते हैं गोखुर झील। गोखुर झील, ठीक है। उसके बाद है आपका डेल्टा। छठवां है डेल्टा। जब नदी समुद्र में मिलती है, यानी कि अपना बहाव क्षेत्र पूरा करके समुद्र में मिलती है, तो अपने साथ जो तलछट या अपशिष्ट बहाकर लाई है उसको पहले तट पर जमा करती है, और उस जमा करने के बाद समुद्र में जाके मिलती है, जिसे कहते हैं अपन डेल्टा। समुद्र में मिलने से पहले नदी द्वारा अपने तलछट का जमाव, और उससे जो निर्माण होता है उसे अपन कहते हैं डेल्टा। अब यहीं पे देख लेते हैं डेल्टा के प्रकार। डेल्टा के प्रकार देखो, एक डेल्टा है चापाकार डेल्टा, एक है पंजाकार डेल्टा, ठीक है, एक है ज्वार नतमुख डेल्टा, ठीक है, एक है परित्यक्त डेल्टा, एक है दंताकार या भग्नाकार या
रोंडे तो डेल्टा। हेलो सर, मैं क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। एक है रोंडे डेल्टा, एक है अवरुद्ध डेल्टा, ठीक है, और एक है वर्धमान डेल्टा। ठीक है, ये कुछ डेल्टा के प्रकार हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं यहीं पे एक बार आपको बता देता हूं। चापाकार डेल्टा, देखो ये नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई वृत्तकाओं में बट जाती है, तो उनमें जब जमाव होता है तो एक चाप के आकार में उसका निर्माण हो जाता है, वो कहलाता है चापाकार डेल्टा। इसके उदाहरण यदि देखें, आप देख सकते हैं गंगा है, नील है, राइन है, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उसमें आप इसमें आपको लिख सकते हैं, वो आती हैं आपकी चापाकार डेल्टा में। पंजाकार डेल्टा की यदि बात करें, एक पक्षी पंजाकार रूप में 2-3 वृत्तकाओं में बट के नदी जब समुद्र में मिलती है उसको अपन कहते हैं पंजाकार डेल्टा। और पंजाकार डेल्टा है मिसिसिपी मिसौरी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो डेल्टा है वो है आपका पक्षी पंजाकार डेल्टा। ज्वार नदमुख की यदि बात करें, जब देखो नदी तलछट जमा करके जब समुद्र में मिलती है उसको कहते हैं अपन चापाकार डेल्टा या पक्षी पंजाकार डेल्टा। लेकिन कभी कभी नदियों में क्या होता है, वो अपने आधार तल को प्राप्त हो चुकी हैं, अपने साथ कुछ अपशिष्ट बहाकर नहीं लाती हैं, आके सीधे ही समुद्र में मिल जाती हैं, वो कहलाता है आपका ज्वार नदमुख डेल्टा। इसमें है आपकी नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, ये नदियां आती हैं। परित्यक्त डेल्टा है, यानी कि जो पहला डेल्टा है उसको छोड़कर नदी दूसरे डेल्टा का निर्माण कर देती है, वो कहलाता है परित्यक्त डेल्टा। इसमें आती है आपकी वांगो नदी, ठीक है। उसके बाद दंताकार या भग्नाकार डेल्टा है, जब डेल्टा को समुद्र की लहरों द्वारा उसका कटाव इस प्रकार कर दिया जाता है, देखने पर वो ऐसा लगता है कि दांत बने हुए हों, या भग्नाकार यानी कि उसका तोड़कर उसको ऐसे आकृतियों में बांट दिया है, इसीलिए इसको रोंडेद डेल्टा भी कहते हैं। समुद्री लहरों द्वारा इसका निर्माण होता है। उसके बाद है अवरुद्ध डेल्टा। अवरुद्ध डेल्टा में क्या है, जब डेल्टा का निर्माण रुक गया हो, किसी डेल्टा का निर्माण रुक गया हो, अब उसका आगे विस्तार नहीं हो रहा है, वो कहलाता है अवरुद्ध डेल्टा। और ऐसा डेल्टा जिसका अभी वो बढ़ रहा है यानी कि और विस्तार हो रहा है, वो कहलाता है वर्धमान डेल्टा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी आपकी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। अब जब देखो कभी कभी क्या होता है, नवोन्मेष पैदा हो जाता है नदी में, यानी कि समुद्र तल में ऋणात्मक परिवर्तन आ जाते हैं, समुद्र का जो तल है वो थोड़ा नीचे हो जाता है, इसलिए नदी जिन नदियों ने अपना आधार तल प्राप्त कर लिया है वो दोबारा से कटाव करना प्रारंभ कर देती है, उसे कहते हैं अपन नवोन्मेष। उस नवोन्मेष के द्वारा एक दो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नवोन्मेष से निर्मित स्थलाकृतियां, इसमें है देखो अधः कर्तित विसर्प है, अधः कर्तित विसर्प है, युग्म घाटी है, ये कुछ स्थलाकृति हैं जिनका निर्माण होता है किसके द्वारा, आपके नवोन्मेष के द्वारा। और एक तो है इसमें उत्थित संप्राय मैदान, अधः कर्तित विसर्प है, युग्म घाटी है,
उत्थित संप्राय मैदान है, और यही 3 हैं जिनका निर्माण नवोन्मेष से होता है। नवोन्मेष क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है कि जब समुद्र तल में ऋणात्मक परिवर्तन हो जाते हैं तो उसका स्तर है वो नीचे हो जाता है। इसके कारण नदियाँ अपने दोबारा से कटाव प्रारंभ कर देती हैं, और इस कटाव के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो कहलाती हैं नवोन्मेष स्थलाकृतियाँ। तो ये थी आपकी नदी घाटी बहते हुए जल या नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों की क्लास। इसमें अपन ने बहिर्जात बलों के बारे में पढ़ा और नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा। तो यदि आपको वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो नए व्यूअर्स हैं। और फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।